above, and today we will continue our previous lecture of the classification of elements and periodicity properties. ठीक है, तो पिछले लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा. और नहीं भी देखा है तो कोई चिंता नहीं है, यहाँ से आप लोगों को समझ में आने वाला है. ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पैरा चैप्टर जो है सब बेसिक कंसेप्ट उसको पढ़ा है, कुछ भी नॉलेज है, तो आप लोगों को समझ में आएगा ये टॉपिक. ठीक है, चिंता मत करिएगा, एकदम न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक है इस चैप्टर का. ठीक है, जो हम चैप्टर भी पढ़े उसका फ्रेश टॉपिक है. तो टॉपिक क्या है अपना? ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब जो भी प्रॉपर्टीज का मैंने पिछले वीडियोस में नाम लिया था, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, जो सारी सब प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये सब होती क्या है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फिर कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, इनका पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पे इस पे क्या अफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, और डाउन द ग्रुप आने पे इस पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ये इसको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स. ठीक है, मतलब अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है. ठीक है, इस टॉपिक में तो पहले प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. करके सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इस टॉपिक में क्या सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, दैट इज व्हाट, द एटॉमिक रेडियस. ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस, रेडियस तो आप लोग समझते हैं रेडियस क्या होता है. रेडियस आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ना, रेडियस क्या होता है वगैरह वगैरह आप लोग पढ़े होंगे. ठीक है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं, समझ में आएगा. ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं. जैसे एटम की बात हो रही है, एटॉमिक रेडियस मतलब एटम का रेडियस. एटम का रेडियस, अब एटम में क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होते हैं, दिस इज शेल, दिस इज शेल, मान लो दो शेल, यहां पे इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, रोटेट भी करता है अपने स्पिन पे, स्पिन भी करता है और रिवॉल्व भी करता है. ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से, न्यूक्लियस का जो सेंटर है वहां से लेके इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन कहां है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दूरी, डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां से उसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. ठीक है, ये बात समझ में आई. ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पिछले चैप्टर की वीडियोस में ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है. ठीक है, और ये पार्टिकल नेचर भी रखता है और डबल नेचर भी रखता है. डबल नेचर मतलब वेव नेचर भी रखता है. तो मतलब ये जो मूव कर रहा है वो एज अ सिंपली फॉर्म, एज अ सिंपली सर्कुलर फॉर्म में मूव नहीं कर रहा है, वो एज अ वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है. बात समझ में आ रही है? मतलब वो ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. तो ये डिस्टेंस डिफरेंट हो गई, ये डिस्टेंस डिफरेंट हो गई. समझ रहे बात? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये पोजीशन डिफरेंट हो गई, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये पोजीशन डिफरेंट हो गई. तो ये रेडियस, ये कम रेडियस है, ज्यादा रेडियस है, मतलब रेडियस पे कुछ फर्क पड़ने लगा, मतलब रेडियस की ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं हुई. ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी ये आप लोग 9th में आई थिंक आप लोग पढ़ के हैं, 9th में डेफिनेशन है. लेकिन इस लेवल पे एटॉमिक रेडियस की ये डेफिनेशन मान्य नहीं है. मान्य मतलब एज पर द स्टैंडर्ड 11th में आप लोग 11th क्लास में है तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आंसर देंगे, अगर आप ये बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन and it is known as what, the atomic radius, then you are absolutely wrong. You are absolutely wrong. क्यों wrong है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, वेव नेचर रखता है तो एज अ वेव मूव करेगा, एज अ वेव मूव करेगा तो कहीं पे उसका रेडियस कम, कहीं पे ज्यादा, तो रेडियस में फ्लक्चुएशन होने लगेगा. रेडियस कभी फ्लक्चुएट नहीं करता है, कांस्टेंट रेडियस होता है किसी एटम का. तो उस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे. तो ये डिस्टेंस, ये डेफिनेशन हो गई फ्लॉ. यहाँ पे हो गई फ्लॉ. वहाँ पे आप लोग पढ़ के आए थे, वो अच्छी बात थी. वहाँ पे आप लोग डुअल नेचर नहीं पढ़े थे, इसलिए वहाँ वो कंसेप्ट था. यहाँ पे जबकि आप लोग जान गए डुअल नेचर के बारे में, पूरा एटम का स्ट्रक्चर जान चुके हैं पिछले चैप्टर में, इस वजह से यहाँ पे जो डेफिनेशन होगा एटॉमिक रेडियस का वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे होगा. स्टैंडर्ड लेवल मतलब अब एटॉमिक रेडियस को हम लोग अलग अलग सब डिवीजन में बांटेंगे. जैसे क्या, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वैन डर वाल्स, मेटालिक, आयनिक, इन सब रेडियस में एटॉमिक रेडियस को बांटना पड़ेगा रेडियस समझने के लिए. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये था एटॉमिक रेडियस के बारे में, जो फिक्स नहीं है. मतलब अगर आपसे कोई पूछता भी है एटॉमिक रेडियस तो आप लोग लिखेंगे वही वाला स्टेटमेंट. कौन सा? अगर एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन पूछता है तो आप लोग वही लिखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. लिखना तो वही पड़ेगा, क्या किया जाएगा, है नहीं. ठीक
ठीक है। लेकिन उसको और एक्सटेंडेड लेवल पे, अपने लेवल पे क्लासिफाई करने के लिए अगर ये ज्यादा नंबर में पूछता है तो आप लोग कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक, वाटर मॉल, ये सब रेडियस को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस के अंदर जो आता है क्या, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को हम रख कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। समझिएगा, बहुत इजी डिफरेंस समझिएगा, जो भी हम समझाएंगे सब में डिफरेंस समझते चलिएगा। कोवेलेंट रेडियस की बात करें, कोवेलेंट रेडियस मतलब ये जो टॉपिक आया है वो समझिए। कोवेलेंट रेडियस मतलब जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वहां पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, समझ रहे हैं बात। वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे भी होता है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है किसी लिगेंड से मेटल को तो उसको वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये सब जानकारी की चीज है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा मतलब जैसे मान लीजिए कोई एटम A है, कोई एटम B है, ठीक है, या कोई भी दो एटम है A B X Y Z, X Y A B B C C D, कुछ भी दो एलिमेंट है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, A B के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। A B कोई दो एलिमेंट है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है, ठीक है। एटम A एटम B, ये जो पार्ट दोनों में ओवरलैप है, मतलब ये वाला पार्ट, 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 ये वाला पार्ट जो शेयर कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है, मतलब ये कैसा है, शेयरिंग में है, शेयरिंग में है मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे दिखाया जाता है इसको, ठीक है। A में भी ये पार्ट है, B में भी पार्ट है। A कह रहा है इसका जो तेरा है वो मेरा है, B भी कह रहा है जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है। A और B वाले पार्ट क्या कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो इस एटम का जो न्यूक्लियस का सेंटर होगा, इस एटम A का न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा और B एटम का जो न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा, उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मान लीजिए डिस्टेंस AB, डिस्टेंस ऑफ A टू B, हम ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ A टू B, तो R कोवेलेंट, कोवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू R मतलब रेडियस, इसका कोवेलेंट रेडियस, तो DAB जो ये पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है क्या है, D डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इसका हाफ होता है, इसका हाफ होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम A टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम B, हाफ, इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, मतलब यहाँ पे एटम शेयर किए हुए हैं, एटम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन कैसे करते हैं, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस का जो सेंटर है, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एटम A के न्यूक्लियस का सेंटर, एटम B के न्यूक्लियस का सेंटर, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन मतलब डिस्टेंस का आधा क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, कोवेलेंट रेडियस। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है क्या, अपना वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। अगला क्या है अपना वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, समझते चलिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पीछे ले जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले रेडियस की तरफ, वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। इसकी बात करते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस की बात करते हैं। तो देखिए वॉन डेर वाल रेडियस हम लोग स्पेसिफिकली, वॉन डेर वाल रेडियस हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं, बार-बार मैं फ्रेम बाहर चल जा रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, स्क्रीन थोड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो वॉन डेर वाल रेडियस जो यूज होता है स्पेसिफिकली ये इनर्ट गैसेस के लिए, मतलब नोबल गैस जो यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे जो लास्ट वो था ग्रुप था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, उनके लिए ये यूज होता है, ठीक है। वॉन डेर वाल रेडियस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये पाया किसमें होता है, मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, ये मॉलिक्यूल्स की बात करता है। मॉलिक्यूल्स मतलब समझिए ऐसे कि ये वॉन डेर वाल रेडियस से आप समझ लोगे, वॉन डेर वाल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आप लोग ने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 5 में, स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पे गैसेस स्टेट आएगा वहां पे आप लोग पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। तो वॉन डेर वाल मतलब वॉन डेर वाल फोर्स से इसका नाम आया है। वॉन डेर वाल फोर्स एक जस्ट इंटरैक्शन होता है दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किसमें होता है, मॉलिक्यूल में होता है, और इंटरैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, दिस इज नॉट एनी बॉन्ड, मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है।
है। इस केस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो बस इंटरैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन एक फोर्स लगता है दोनों के बीच। मान लो ये एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, सॉरी ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में जितना क्लोजली अट्रैक्शन हो सकता है, मान लो इतने यहाँ पे आके सब रुक जाते हैं, एक डिस्टेंस पे, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आके दोनों रुक जाते हैं, उससे ज्यादा अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो हीलियम मॉलिक्यूल है He2 ये मॉलिक्यूल है, ये He2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, He2 ये He2 मॉलिक्यूल है, ये He2 मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, मान लो यहाँ का जो सेंटर है, यहाँ का जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है इसका और इसका, ठीक है, समझ लो ऐसे कुछ है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, ठीक, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। इनके न्यूक्लियस से सेंटर से दूसरे न्यूक्लियस का जो सेंटर है उसकी दूरी जो होती है, ठीक है, ये तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे मतलब आपस में मिक्स नहीं होंगे, जैसे वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था कोवेलेंट रेडियस में, वैसा कुछ नहीं होता इसमें। यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आगे रुक जाते हैं, अट्रैक्शन वहां पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की जो दूरी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे डिस्टेंस मान लो d है, d स्मॉल d कैपिटल B और d स्मॉल b, मान लो d डिस्टेंस है, d मान लो डिस्टेंस d है, तो जो r वॉन्डर वॉल है, जो r वॉन्डर है वो कितना होगा d/2 वॉन्डर वॉल रेडियस किससे निकलता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, इंटरैक्ट करते हैं, आस-पास आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पे दोनों अट्रैक्शन वहां पे रुक जाती है, जहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन हो चुका है, ठीक है, इतना भी अट्रैक्शन नहीं होता कि जाके लड़ जाए, मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, जाके लड़ जाएगा तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एक मिनिमम मैक्सिमम जहां पे अट्रैक्शन होता है वहां पे दोनों रुक जाते हैं, वहां पे रुक जाने की वजह से अब जो सेंटर वहां पे रुक गए मतलब स्टेबल हो गए, अब उन लोगों की दूरी नापी जा सकती है, तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की दूरी नापी जाती है, वो डिस्टेंस d है और उसका आधा क्या होता है वॉन्डर वॉल रेडियस। बात समझ में आई, ठीक है, वॉन्डर वॉल रेडियस समझ में आया, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है अपना वो क्या है, मेटालिक रेडियस पे आते हैं, मेटालिक रेडियस पे आते हैं, ठीक है, मेटालिक रेडियस। वॉन्डर वॉल रेडियस को रख करते हैं, मेटालिक रेडियस पे आते हैं, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे थोड़ा बना देना समझने के लिए, देखिए ये कोवेलेंट रेडियस था, शेयरिंग हो रहा था, ठीक है, ये क्या था वॉन्डर वॉल रेडियस था, ऐसे समझिए बस समझाने के लिए, ठीक है, ये कोवेलेंट था, ये वॉन्डर वॉल था, दिस इज कोवेलेंट, दिस इज वॉन्डर वॉल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटालिक, अभी एक चीज हम बताएंगे इसलिए हम उसको बनाया, चिंता मत करिएगा, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। अब देखिए मेटालिक रेडियस मतलब क्या, यहाँ पे मेटल का होना जरूरी है, मेटल होगा, जैसे मान लीजिए कोई आयरन का काम हो रहा है, ठीक है, लोहार की दुकान पे जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे आयरन का कुछ काम हो रहा है, ग्रिल बन रहा है, रेलिंग्स बन रहा है वगैरह वगैरह, आयरन की प्लेट है, पूरी लंबी सी थिन शीट है, मान लीजिए शीट बात करते हैं, आयरन की कोई शीट है, ठीक है, कोई शीट है, तो शीट में हर जगह क्या होंगे आयरन होंगे, मान लो थिन प्लेट है, थिन शीट है आयरन का, उस शीट पे हर जगह क्या होंगे आयरन के एटम होंगे, आयरन के एटम हर जगह क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एटम में क्या होगा फिर वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये आयरन है, हर जगह आयरन है, हर जगह Fe हर जगह इसमें इसके अंदर आयरन है, हर जगह इसके अंदर आयरन है, तो क्या होगा इसका, देखिए मान लीजिए एटम है, आयरन का एटम है, वो हर जगह एक दूसरे से क्या होगा बॉन्ड ऐसे इंटरेक्शन दिखाया हुआ है एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे इंटरेक्शन दिखाया हुआ है, ये न्यूक्लियस है बीचों बीच, ये बीचों बीच न्यूक्लियस है, बीचों बीच न्यूक्लियस है, वो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये बीचों बीच में पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसा बॉन्ड बनता है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट पे एक न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, लेकिन जैसे वो इस पोजीशन पहुंचेगा, देखिए इस पोजीशन मतलब दो एटम की बाउंड्री पे जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है दो एटम के बीच में आयरन के, वहां पहुंचेगा तो ये इस न्यूक्लियस के इफेक्ट में भी आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, इस न्यूक्लियस के इफेक्ट में आ जाएगा, तो यहां पे आएगा तो इस न्यूक्लियस के इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा ना, अपने न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट हो ही रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियस मतलब वो एटम अदर एटम से भी इंटरेक्ट किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट पे, तो ये और पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में भी आ जा रहा है, वैसे इंटरेक्शन में आ जा रहा है, मतलब कैसा इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन वाला इंटरेक्शन होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में आ रहा है, तो वहां पे अट्रैक्शन होगा ना, वहां पे इंटरेक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इफेक्ट में आ रहा है, इंटरेक्शन में आ रहा है, जिस वजह से इंटरेक्शन अट्रैक्शन वहां पे बॉन्ड जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, समझ रहे हैं बात, मतलब यहाँ पे कैसा होता है इस तरीके का होता है, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बनाया होता है ऐसे, इस टाइप का, मतलब बस इंटरैक्ट किए होते हैं, ठीक है। अब मेटालिक रेडियस कैसे बताते हैं, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए d है, मान लीजिए a है, ये b है, मतलब यहाँ पे आयरन बताया, ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे, d
by 2। व्हाट इज आर मेटालिक? आर मेटालिक मतलब मेटालिक रेडियस कैसे बताएंगे? जो डिस्टेंस होगा दो एटम के बीच में, आयन के दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका आधा, उसका हाफ क्या होगा? मेटालिक रेडियस होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा है। यहाँ पे क्या है? मेटालिक रेडियस है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप समझिए, कंपेयर का फॉर्म समझिए। दिस वाज मेटालिक रेडियस, दिस इज व्हाट मेटालिक रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग हो रहा था, वैन डर वाल रेडियस में थोड़े दूर दूर से अट्रैक्शन हो रहा था, इंटरेक्शन बस हो रहा था, वैन डर वाल फोर्स लग रही थी, और यहाँ पे मेटालिक फोर्स के वजह से ये दोनों बस इंटरैक्ट किए, आपस में जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से इंटरैक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब इन तीनों को कंपेयर करना है कि इन तीनों में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन बीच वाला होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं, देखने से लगेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, ठीक है। इंटरैक्शन तो हो रहा है लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। दूर दूर है, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे लंबा दिख रहा है आपको। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? ये वाला कोवेलेंट की मेटालिक। कोवेलेंट में देख रहे हैं एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं, अंदर ओवरलैप हो जा रहा है और छोटा हो जा रहा है, तो ये सबसे कम होगा, ये सबसे कम होगा कोवेलेंट वाला, और मेटालिक होगा बीच में। मतलब ये नोट कर लीजिएगा, नोट लगा के लिख लीजिएगा कि वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, फिर मेटालिक रेडियस होता है और फिर कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, ठीक है। आयनिक रेडियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैन डर वाल रेडियस की बात हो गई, जो सबसे बड़ा होता है, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस सबसे बड़ा होता है। अब आप लोगों को बॉन्ड के हिसाब से देखना है, मान लीजिए कोई आपको कोवेलेंट कंपाउंड दिया हुआ है और कोई इनर्ट गैस, ये हम किसके लिए वैन डर वाल स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? इनर्ट गैस के लिए। अगर मान लीजिए आप मुझसे पूछेगा He2 मॉलिक्यूल में और HCl में चाहे मान लीजिए क्लोरीन एटम है, Cl2 में किसका रेडियस बड़ा होगा? इसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस बड़ा होगा? तो आपको कैसे बताएंगे कौन सा मॉलिक्यूल में इसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस बड़ा होगा? तो आपको कैसे बताएंगे? हीलियम क्योंकि इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस में हमेशा वैन डर वाल रेडियस यूज होता है, तो वैन डर वाल रेडियस हमेशा, और ये क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब क्या? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, बड़ा कौन सा है? वैन डर वाल रेडियस। तो हीलियम का रेडियस बड़ा हो जाएगा किससे? क्लोरीन से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो ये तीनों आप लोग समझ गए, आयनिक मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आयनिक रेडियस क्या होता है? ठीक है, आयनिक रेडियस ये सब थोड़ा डिफरेंट है, मतलब समझिए कैसे पूछता है, उस चीज को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ट्रेंड, ठीक है। तो हम लोग आते हैं किस पे? आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनिक रेडियस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आयनिक रेडियस मतलब क्या? आयंस के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे। आयंस के फॉर्म में मतलब जब सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कटायन के फॉर्म में आता है। कटायन आयन समझते हैं, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, आयन मतलब नेगेटिव चार्ज। जैसे सोडियम से क्या करते हैं हम लोग? सोडियम से क्या करते हैं? Na+ फॉर्म में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, समझ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो सोडियम से किसमें गया? Na+ में। अब क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसमें आता है Cl- में आता है, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट? कटायन, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? अनायन। सोडियम आयन इसको बोलते हैं, इसको कटायन। पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन और नेगेटिव चार्ज मतलब अनायन। वो आप ये जानते होंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन, नेगेटिव चार्ज मतलब अनायन। ये चीज आप लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कटायन है, ये अनायन है, तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, क्या? अनायन की साइज उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से ज्यादा होती है, मतलब एटम से, और कटायन की साइज सबसे छोटी होती है, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, रिलेशन मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर है कि अनायन की साइज हमेशा बड़ी होती है अपने एटम के साइज से, और कटायन की साइज हमेशा छोटी होती है अपने एटम के साइज के रिस्पेक्टिव एटम। जैसे मान लो एज अ जनरल फॉर्म में हम ले लें, जैसे मान लो Cl है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, चलिए यहाँ मेरा करके बता रहे हैं, यहाँ दिख रहा है। जैसे मान लीजिए Cl है, Cl+ है और Cl- मान लीजिए Cl है, Cl+ है, Cl-। अगर कहेगा कि इसके एटॉमिक साइज के बेसिस पे, साइज मतलब रेडियस के बेसिस पे अरेंज करिए, आयनिक रेडियस नहीं बोलता है वो, आयंस देख के आप लोग समझ जाएंगे कि आयंस क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अरेंज करिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटा कौन होगा इसमें? Cl+ होगा सबसे छोटा, फिर क्या आएगा? Cl आएगा, फिर कौन आएगा? Cl- आएगा। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है, मतलब अनायन का साइज सबसे बड़ा, फिर एटम का और फिर कटायन का, ठीक है। अब सवाल है कि ये क्यों फॉलो होता है, मतलब ये क्यों होता है, व्हाई दिस इज लाइक दैट सो, ठीक है। मतलब क्यों अनायन का साइज बड़ा हो जाता है, कारण क्या है? क्यों कटायन का साइज छोटा हो जाता है, कारण क्या है? रीजन। अब उस चीज को समझते हैं, रीजन, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को हम रख कर रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्यों कटायन
छोटा होता है, रीजन क्या है, और क्यों अनायन बड़ा होता है, रीजन क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चीज को। समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये ले रहे हैं समझ जाने के लिए, अनायन इज ग्रेटर देन एटम, साइज की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन एटम। ठीक है, अनायन से इसी को जा रहा है प्रूफ करने। ठीक है, रीजन देने से। तो देखिए पहले कटायन की साइज छोटी क्यों होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 11। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 11 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में। समझिए ये न्यूक्लियस है, इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता है, उसको हटाइए, मान लीजिए बढ़ा दिए, ये 11 पॉजिटिव चार्ज है इसमें, न्यूक्लियस के अंदर 11 पॉजिटिव चार्ज है। और अब इलेक्ट्रॉन है, समझिए 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सोडियम एटम क्या करता है, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। समझ रहे हैं, समझ रहे, देखिएगा ये सोडियम का है और ये समझिए Na+ है, सोडियम आयन का। ठीक है, सोडियम आयन का, ये चीज सोडियम आयन का, समझिएगा ये चीज Na+ है, होगा क्या, समझिए यहाँ पे जो सोडियम था, अभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। समझिए यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। अब जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि क्या हो गया, एक हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल दिए स्टेबलाइजेशन के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें से निकाल दिए। इस वजह से देखिए अब जो सोडियम है यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। सोचिए इस चीज को, अब न्यूक्लियस, अब प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अब तो बहुत जोर से खींच लेगा उसको ना, अब तो उसको ताकत मिल गई, अब तो उसको ताकत मिल गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो यहाँ पे तो ये खींच लेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। कटायन के केस में अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, और न्यूट्रल एटम के केस पे उतनी ही रहेगी, स्टेबल फॉर्म में रहेगी जितनी होनी चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस चार्ज लगाता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा। जब खींचेगा तो ये श्रिंक होगा, श्रिंक होगा मतलब साइज छोटा होगा, मतलब रेडियस छोटा होगा। तो कटायन का साइज छोटा क्यों होगा, समझ में आया। ठीक है, कटायन का साइज छोटा क्यों होगा, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, मतलब एटम और कटायन में कटायन छोटा हो गया, एटम बड़ा हो गया, ये चीज समझ में आए। कटायन छोटा हो गया, एटम बड़ा हो गया, क्यों, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं अनायन क्यों एटम से बड़ा होगा। अब यहाँ पे वही बात कर लेते हैं, अब अनायन क्यों एटम से बड़ा होगा, समझ लीजिए। यहाँ पे क्लोरीन का ले ले रहे हैं, क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरीन 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 का एग्जांपल ले रहे हैं। Cl क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये क्लोरीन है और ये Cl- है। Cl कब होगा, जब Cl- के फॉर्म में आएगा, अनायन के फॉर्म में, Cl- के फॉर्म में पाया जाता है क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया Cl- के फॉर्म में, यहाँ पे होगा क्लोरीन न्यूट्रल एटम के फॉर्म में। ठीक, अब देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 और 17 प्रोटॉन खींच रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स से, न्यूक्लियर चार्ज से खींच रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन तो उतना ही है 17 है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 18 हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। इलेक्ट्रॉन बढ़, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कम होते जैसे अभी हुआ था कटायन के केस में, तो वो और तेजी से अट्रैक्ट करता, साइड श्रिंक होती। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है ऑलरेडी, वो क्या करेंगे, उसको रिपल करेंगे तो साइज फैलेगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो मतलब अनायन की साइज क्या हो जाएगी, एटम से बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, मतलब अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटम एंड एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कटायन। सीक्वेंस याद हुआ, रीजन समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गई बात कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें जो O2- है, O है, O- है, तो इसमें इसको अरेंज करिए किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, साइज के हिसाब से अरेंज करिए। तो सबसे पहले अनायन है और इसमें कटायन तो है नहीं। ठीक है, कटायन है नहीं और एटम, कटायन है नहीं, इसमें क्या अनायन है और न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम हमेशा अनायन से छोटा होता है, मतलब जो ऑक्सीजन होगा वो न्यूट्रल है, वो कहाँ होगा, वो सबसे पीछे होगा। ठीक है, पीछे मतलब सबसे पहले, क्योंकि सबसे छोटा होगा। अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा
बड़े, मतलब इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो एक्सपेंड ज्यादा होगा, मतलब इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, O2 माइनस की साइज सबसे बड़ी होगी और O माइनस की बीच में होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आई? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी साइड बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ये तो सेम एलिमेंट के आइटम हो गए, सेम एलिमेंट के आइटम मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के एलिमेंट है, कभी कभी मिक्सचर देता है, मिक्सचर मतलब अलग अलग एलिमेंट के आइटम को देता है, जैसे मान लीजिए जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जैसे समझिए Na+ Mg2+ O2 माइनस N3 माइनस, इन तीन की बात करते हैं। ठीक है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज लगेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, निकल के चला गया कहीं। ठीक है, चला गया तो उस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 11 थे, एक कम हो गया मतलब 10। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन, दो पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें O2 माइनस, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर 8 और 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 थे 2 आ गया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मतलब अब 3 माइनस लगा हुआ है, 3 माइनस लगा हुआ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं आप सब में ये जो आयंस हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स के आयंस हैं, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके रिस्पेक्टिव आयनिक फॉर्म में वो क्या है? सेम है। इस तरह के स्पीशीज को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, इन तरह के जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, जिन आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। समझ में आ रही है बात? ठीक, अब पूछेगा कि इसको अरेंज करिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, साइज के बेसिस पे अरेंज करिए। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप 2 कटायन है और 2 अनायन है। बात समझ में आ रही है? 2 कटायन है और 2 अनायन है, अरेंज करना है। आप लोग जानते हैं अनायन कटायन से बड़ा होता है, अनायन कटायन से बड़ा होता है, मतलब यहाँ से 2 चीज समझ में आ गई, ये दोनों इन दोनों से तो बड़े होंगे, ये दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले आयन इन दोनों से, सोडियम और मैग्नीशियम से तो बड़े होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों छोटा होगा, वो दोनों बड़ा होगा। ठीक है, अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन होगा? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल गए, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन तो 12 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए, तेजी से खींचेगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन 11 ही है, यहाँ पे प्रोटॉन 12 है, यहाँ पे प्रोटॉन 11 है, ये 12 है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इनका 11 मतलब उससे कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा तेजी से खींचेगा, मतलब Mg2 माइनस खींचेगा तो अट्रैक्शन होगा तो साइज श्रिंक होगी, तो Mg2+ का साइज सबसे कम। ठीक, सबसे कम। उसके बाद कौन आएगा? Na+ आएगा, उसके बाद Na+ आएगा। ठीक है, लॉजिक लगाइए। फिर ये दोनों हो गया, अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा? जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो साइज एक्सपेंड होगा, मतलब इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, N3- सबसे बड़ी होगी और O2- की उसके बाद होगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? मतलब इसमें बताया क्या जा रहा है, जिस एलिमेंट की बात करेगा, जिस एटम की बात करेगा, जिस आयन की बात करेगा, जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जिसपे होगा वो सबसे पीछे होगा, मतलब साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जिसका पॉजिटिव चार्ज कम ज्यादा है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो साइज में छोटा है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से और चीज लिख सकते हैं क्या? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, बात समझ में आ रही है? जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। क्यों साइज ज्यादा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो रिपल्शन ज्यादा तो साइज ज्यादा। देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, इस पे चार्ज ज्यादा है तो यहाँ पे, और इसका कम है तो इसका रेडियस ज्यादा है, ये साइज में बड़ा है। समझ में आ रही है बात? इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों को साइड बुक्स में, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस हिसाब से आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका था क्या नाम है, मतलब चारों कोवेलेंट, वंडरवॉल, मेटालिक और आयनिक रेडियस, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं इसके ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल में जो उनका ट्रेंड है, ये अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है एटॉमिक साइज, और डाउन द ग्रुप आने में क्या होता है साइज, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, इस चीज को वर्क करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में, भर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, साइड बुक्स में देखेंगे तो और भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। उन सब क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, तब आप लोग उसमें चैंपियन होंगे। ठीक है, तब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप लोग उस चीज में चैंपियन होंगे। अब बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड जाने क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, अब पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं। पहले तो अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या
ठीक है, बात समझिए। अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, जानते हैं क्या होता है। सवाल लीजिए, जैसे हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आगे बढ़े। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, 14, 15, 16, 17। ठीक है, कितने प्रोटॉन हो गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी है, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब क्या, उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे जा रहे हैं आगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। उस वजह से क्या होगा, जो अट्रैक्शन पावर होगी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियर जो चार्ज जो अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है वो बढ़ेगा। सोच के देखिए, न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट शेल में उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, उतना तेजी से खींचेगा। समझ रहे हैं बात, उतना ही तेजी से खींचेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के द्वारा लगाने वाला चार्ज बढ़ रहा है। साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस और तेजी से उसकी तरफ खींच रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या मतलब प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो रेडियस है, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रीजन समझ में आया, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो साइज को श्रिंक कर दे रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप। अब देखिए एक ट्रेंड, तो एक चीज आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, डाउन। अब एक चीज जान लीजिए कि डाउन द ग्रुप की बात हो या अक्रॉस द पीरियड की बात हो, अगर किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जहां जैसे यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एटॉमिक साइज। अगर कोई प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज होगी। और अगर अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे डिक्रीज होगी। यहाँ पे इंक्रीज मतलब वाइस वर्सा, यहाँ पे डिक्रीज तो यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज तो यहाँ पे डिक्रीज। ठीक है, मतलब एक ही ट्रेंड दोनों डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड में नहीं फॉलो होगा। मतलब दोनों तरफ इंक्रीज भी नहीं होगी और दोनों तरफ डिक्रीज भी नहीं होगी। अगर एक तरफ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ हमेशा डिक्रीज होगा। लेकिन रीजन क्या है, रीजन उसका देना बहुत जरूरी होता है। ये तो लॉजिक से बात हो गई कि यहाँ पे घट रहा है तो अक्रॉस द ग्रुप डाउन द ग्रुप तो बढ़ेगा, लेकिन रीजन उसका जानना बहुत जरूरी है। रीजन जानते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब डाउन द ग्रुप आपको पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे बढ़ेगा। अब रीजन है कि क्यों बढ़ेगा। देखिए, जैसे अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल करते हैं 2 2 1, यहाँ पे 2 8 1, यहाँ पे 2 8 8 1 दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, ये है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे 4 शेल। शेल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। शेल बढ़ने की वजह से मतलब क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया ना। पहले देखिए, इसमें 2 शेल थे, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा समझिए 2 शेल, एक शेल 2 शेल। ये लिथियम का है। ठीक है, ये लिथियम का है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये लिथियम का है। ठीक, सोडियम क्या होगा, 1 शेल 2 शेल 3 शेल बढ़ गया। ऐसे क्या होगा, पोटेशियम का 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल। समझ रहे बात, मतलब साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, शेल बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, इस वजह से साइज बढ़ रहा है, इस वजह से रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ेगा तो साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा साइज। तो साइज क्यों बढ़ रहा है, रेडियस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है मतलब वो एक्सपेंड हो रहा है तो साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। रीजन समझ में आया। अक्रॉस द पीरियड साइज कम हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो अच्छे से खींच रहा है और ताकत के साथ खींच रहा है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है
जिस वजह से अट्रैक्टिंग पावर, साइज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और छोटा सा न्यूक्लियस वो क्या हो रहा है, वो खींच नहीं पा रहा है, अच्छे से खींच भी नहीं पा रहा है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, शेल बढ़ने की वजह से साइज और एक्सपेंड हो गई, जिस वजह से क्या हुआ, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया डाउन द ग्रुप और डिक्रीज हो गया क्या, अक्रॉस द पीरियड। समझ में आई बात? ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आई ये बात? ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला टॉपिक था एटॉमिक रेडियस, इसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात की है, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस को, वाटर वॉल, मेटालिक, और ट्रेंड देखिए उसके, वो चीज समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, वो चीज समझ में आएगा तो वो चीज आप लोग के लिए इजी होने लगेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चंस लगाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस लगाएंगे तो चीजें आपको और इजी होगी, समझ में आएगा। देखिए सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, क्वेश्चन भी लगाना है। कंसेप्ट पहले समझना है, क्वेश्चन बाद में लगाना है। अगर आप लोग पहले क्वेश्चन पे जंप कर गए बिना कंसेप्ट समझे तो घंटा आपसे नहीं लगेगा। ठीक है, हो सकता है अगर एकदम न्यू है आप, तब अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, आप लोग परिचित हैं उस चीज से, तो आप लोग कर सकते हैं उस चीज को बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के, आप लोग आराम से उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्लास 11 हम क्या पढ़ा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स पढ़ा रहे हैं, बोर्ड्स, नॉट आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू अबाउट द कंपटीशन, आईआईटी, जेईई मेन एंड नीट एंड एम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, हम आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप मतलब हम आपको एज अ न्यू फ्रेश 11th स्टूडेंट्स मतलब एज अ समझे हुए हैं, तो आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानेंगे उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ कभी कभी क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से दिमाग और खुलता है। क्वेश्चंस लगाइए, टॉपिक मैंने बताया, कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट को क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए और क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। ठीक है, इस टॉपिक में जो ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था उसमें पहला टॉपिक एटॉमिक रेडियस खत्म हुआ। अभी बाकी है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले आने वीडियो में। ठीक है, इस टॉपिक को आप ये पूरा वीडियो बस रेडियस के ऊपर था, इस वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आया एक बार और देखिए, फास्ट मोशन में देखिए, इंटू 2 की स्पीड से देखिए, समझ में आएगा। एक बार देखेंगे, दो बार आएंगे, मैं ट्राई किया कि हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, आप लोग को समझा दूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आया, बार बार देखिए वीडियो, आप ही लोग का वीडियो। ठीक है, इस वीडियो देखिए, चैनल को प्यार दीजिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।